मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका होता है, उसके अंदर 40 क्वेश्चन जो है वो मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर 50 नंबर आपको मिलते हैं। अब अगर देखा जाए तो 100 में से 50 नंबर मतलब कि 50% मार्क्स जो है वो आपको मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी से प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए तो मानसिक योग्यता में कुल 10 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। उन 10 चैप्टर में से एक चैप्टर है मिरर इमेजिंग मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, इंपोर्टेंट एंड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मददगार होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। हाँ जी, आपका स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है बीएस सोलंकी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को ऑलरेडी फाइट कर चुका हूं, पास कर चुका हूं एंड 7 साल मेरे नवोदय विद्यालय में पूरे भी हो चुके हैं। मेरा कहना का मतलब मैं नवोदय विद्यालय का एक एक्स स्टूडेंट हूं, जो कि आज आपको बताने वाला हूं कि दर्पण प्रतिबिंब जो होता है मिरर इमेजिंग, इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार से इजीली सॉल्व किया जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एंड मिरर इमेजिंग के क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे सॉल्व करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ मिरर इमेजिंग में क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पूछा जाता है, किस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर इमेजिंग मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए एंड घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बात करते हैं, सबसे पहले आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप के बारे में, आकृतियों के बारे में। ठीक है, आकृतियां देखिए मानसिक योग्यता में जो ये दर्पण प्रतिबिंब होता है मिरर इमेजिंग, इसके अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पर बीच में एक दर्पण रखा होता है, एक कांच रखा होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जब भी हम खुद को कांच के अंदर देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो जो भी चीज होती है वो हमें उल्टी दिखती है। मतलब कि मेरा इस साइड वाला हाथ मुझे उस साइड में दिखेगा दर्पण के अंदर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से ये यहां पर रखा गया है दर्पण। ये जो लाल लाल है इसको कहा जाता है दर्पण मतलब कि मिरर। अब इस मिरर के इस साइड में एक कोई भी आकृति, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु रख दी जाती है, तो मिरर के उस पार, मिरर के इस साइड में वो चीज कैसी दिखेगी वो अपने को जानना होता है। ठीक है भाई, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज को आप समझिए कि मिरर इमेजिंग जो होती है, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, उसमें तीन तीन प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहला कौन सा है भाई, शेप के बारे में। शेप का मतलब क्या होता है, आकृति। आकृति मतलब कि कुछ भी हो सकता है, गोल आकृति हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीजें इसके अंदर किस प्रकार से दिखेगी। दूसरा होता है अपना वर्ण, ये अल्फाबेट्स जो होते हैं ना, ABCD होते हैं, अ होते हैं, ये सब। और तीसरा होता है नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो किस प्रकार से इसके अंदर दिखेंगे। सो वो सारा कुछ अपने को जो है पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में, आकृतियों के बारे में। ये आपके सामने जो आकृति है, तो आपको दिख रहा है कि इसकी सारी साइड, सारी भुजाएं बराबर है, मतलब कि यह क्या है बेटा, वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो जब भी आप एक वर्ग को मिरर के अंदर देखते हैं तो वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, सेम रहेगा, कोई बदलाव, कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप दर्पण के अंदर एक वर्ग को देखते हैं, एक स्क्वायर को देखते हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होते हैं। ये आप याद रखना। चलिए दूसरा आपके सामने क्या है, ये यह एक रेक्टेंगल है। क्या है भाई, यह एक रेक्टेंगल है जिसको हम आयत कहते हैं। तो जब भी आपको मिरर के अंदर एक आयत को देखना है तो वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे।
तो ये देखिए, ये रेक्टेंगल जो है ये खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है, मतलब कि इसकी लंबाई जो है वो छोटी है, चौड़ाई इसकी चौड़ाई जो छोटी है, लंबाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखिए, अब इसी को मैंने घुमा दिया भाई साहब, ये भले खड़ा रहे, भले इस प्रकार से रहे, जैसा है वैसा वैसा जो है कांच के उस साइड दिखेगा। सो यहां पर भी ये सेम का सेम, मतलब कि समान दिखने वाला है। किस किस को समझ में नहीं आया? देखिए, अब आपको एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां पर एक ये गोला बना दिया है ना, एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक ये पॉजिटिव का साइन बना दिया। अब आपसे पूछा गया कि इसको जब आप मिरर में देखते हैं तो ये किस प्रकार से दिखेगा। तो भाई साहब, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहां पर एक चीज और आ गई, इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है, तो अब ये इसके अंदर कैसे दिखेगा? तो भाई साहब देखिए, ये तो सेम का सेम रहेगा। गोला जो है, गोले के बारे में मैं आपको बता दूंगा, गोला भी कोई चेंज नहीं होता है, ट्रायंगल भी कोई चेंज नहीं होता है, साइन ऐसा कैसा रहता है, लेकिन इसके अंदर बदलाव आता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर रेक्टेंगल जो होता है, जो आयत होता है, उसके अंदर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होते। बात करते हैं गोले के बारे में, मतलब कि वृत्त या फिर सर्किल के बारे में। जो सर्किल होता है ना, उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, दोनों बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है भाई। तो अब आपको एग्जाम में मान लीजिए एक प्रश्न पूछ लिया गया कुछ इस प्रकार से कि इसका शेप इसके अंदर किस प्रकार से बनेगा। तो भाई साहब, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। जो इसके जस्ट पास में है, सबसे पास में कौन है? ये गोला, तो भाई साहब गोला बना दिया। उसके जस्ट पास में कौन है? ये वाला गोला, तो ये गोला बना दिया। फिर है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इस साइड आ जाएगा। फिर है ये वाला, तो ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के मैंने क्या समझाया आपको कि ये जो वृत्त होता है, मतलब कि सर्किल होता है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब इस सर्किल को मैंने थोड़ा सा यूं कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस करने के बाद इसकी ये वाली जो चौड़ाई है, ये थोड़ी सी छोटी हो गई, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आएंगे। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो जैसा है वैसा वैसा रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंज रहेगा। चलिए भाई, बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैंने इस सर्किल को, इस इस वृत्त को इस प्रकार से किया था, उसके बाद अब मैंने इस प्रकार से कर दिया है। तो भी भाई साहब नो चेंज रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि ये मान लीजिए यहां पर बना दिया, इसको यहां पर बना दिया, यहां पर मैंने मान लीजिए एक वर्ग बना दिया, एक आयत बना दिया। अब मुझसे पूछा गया कि ये आकृति इसके अंदर किस प्रकार से दिखेगी। तो भाई साहब किस प्रकार से दिखेगी? इसके अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है वैसा रहेगा। ये वाला उठकर यहां आ जाएगा, नो चेंज। ये वाला उस साइड जा रहा है, तो अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नीचे की साइड में उल्टा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा इस साइड आ जाएगा, एंड नीचे एक वर्ग आ जाएगा, एंड एक आयत आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार से उल्टा घूम जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अरे भाई क्या बात है! अब देखिए, ये जो चीज है आपके सामने, इसको कहा जाता है एरो। एरो कहा जाता है, तीर कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये जो है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो मिरर के अंदर भी ऊपर की साइड जाएगा, है ना। अगर ऊपर जा रहा है एकदम सीधा, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ऊपर की साइड जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ये नीचे आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर जिस प्रकार से 90 का कोण बन रहा है, वैसा वैसा यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, एंड नीचे के नीचे जाएगा, सेम रहेगा भाई साहब। यहाँ पर भी दोनों सेम रहेंगे और यहाँ पर भी दोनों के दोनों सेम रहेंगे। लेकिन अब आप समझिए, अब अगर ये इस साइड जा रहा है ना, अब ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो मिरर के अंदर उल्टा हो जाएगा, मिरर के अंदर यूं आएगा। यह बात आपको आई समझ में? जिस प्रकार से ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, उसी प्रकार से यहां पर ये जो है राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, उल्टा हो जाएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अगर यहां पर बात होती तो भाई साहब सेम रहते, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके सामने जा रहा है ना, तो घूमने के बाद क्या हो गया, ये इसके उल्टा आएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, अभी यहां पर ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, ठीक है। दोनों इसके यहाँ पर काम हो रहे हैं, इस साइड भी जा रहा है और ऊपर की साइड भी जा रहा है, तो यूं जा रहा है। अब घूमने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपको याद करना है कि जब भी कोई आकृति इस प्रकार से होगी, तो वो कांच के अंदर ऐसी दिखेगी,
जब कोई आकृति ऐसी होगी तो वो इस प्रकार से दिखेगी। इसी प्रकार से कोई आकृति अगर नीचे आ रही है तो उस साइड में नीचे जाएगी। इसी प्रकार से जब कोई आकृति, कोई डायग्राम, कोई फिगर इस प्रकार से आ रहा है तो वो उल्टा इस प्रकार से आएगा। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ का चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। माइनस का चिन्ह है, बाकी का चिन्ह है, ये भी सेम रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं गुणा के चिन्ह के बारे में, इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं भाग के बारे में, भाग के चिन्ह में भी कोई भी चेंजेस नहीं आते, जैसा है वैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके सामने, एक तो है भाई साहब वृत्त है ना, वृत्त का मतलब क्या है, सर्किल। तो वैसा मैंने आपको बता दिया है कि सर्किल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये है माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह में भी कोई भी चेंजेस नहीं आते। एंड सेम का सेम सर्किल नीचे है, तो वैसे आप सबका सब सेम रहेगा। बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। इसके अंदर भी जब ये इस प्रकार से है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल केंद्र में है। और जब ये केंद्र में रहेगा तो यहाँ पर भी बीच में केंद्र में रहेगा और कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं आएंगे, दोनों एकदम सेम रहेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया भाई साहब। अब 90 डिग्री का जब कोण बनता है ना, तब वहां पर चेंजेस आते हैं। इस चीज के बारे में ध्यान रखिए। क्या चेंजेस आते हैं कि इससे पहले 90 डिग्री का कोण इस साइड में था, है ना, इससे पहले 90 डिग्री का कोण इस साइड में था, यहां पर था। अब ये कोण उस साइड में जाएगा, मतलब कि घूमने के बाद ये 90 का कोण यहां पर बन जाएगा। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। देखिए पहले ये ऐसी थी, अब ये इस प्रकार से चेंज हो गई है। तो आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री के एंगल वाला कोई ट्रायंगल या फिर कोई कोण है तो उसकी जो है डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। चलिए यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। अगर 90 डिग्री का कोण यहां पर था तो अभी उल्टा बन जाएगा, इस साइड में बन जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग देखिए कि इससे पहले अगर 90 का कोण यहां पर था तो अभी 90 का कोण इसके जस्ट पास में बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ऐसे था तो फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ABCD होती है, ए होता है तो वो ए किस प्रकार से बनता है, बी जो होता है वो बी किस प्रकार से बनता है, सी जो होता है तो वो सी किस प्रकार से बनता है, डी जो होता है तो वो डी किस प्रकार से बनता है ना। इसी प्रकार से जो अ होता है तो ये अ किस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से जो क होता है तो ये क किस प्रकार से बनता है ना। इसी प्रकार से जो ख होता है तो ये ख किस प्रकार से बनता है। तो सारी की सारी चीजें जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा एक जो होता है ये किस प्रकार से बनता है, दो जो होता है वो दो किस प्रकार से बनता है, तीन किस प्रकार से बनता है, चार किस प्रकार से जो है बनता है, या जो भी है सारे नंबर्स के बारे में, सारे वर्णों के बारे में, सारे अल्फाबेट्स के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट